मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में पुनः स्वागत करता हूं। और हम मार्क्स के एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक अवधारणा या ये कहें कि राजनीतिक सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की आर्थिक व्याख्या संबंधी जो उनके विचार हैं, उन पर हम पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे। और मार्क्स के अनुसार जो भी विकास प्रक्रिया संचालित हो रही है, उसके पीछे द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के आधार पर आर्थिक कारक जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उस द्वंद्वादी प्रक्रिया के द्वारा ये विकास निरंतर चल रहा है। तो उसमें मानव इतिहास की उन्होंने कुछ अवस्थाएं बताई हैं। कुछ अवस्थाओं को मार्क्स स्वयं देख चुका था और बाद की जो अवस्थाएं हैं उनकी वो कल्पना करते हैं। तो इसमें पिछली कक्षा में हमने मार्क्स ने जो द्वंद्वात्मक पद्धति थी, वाद प्रतिवाद संवाद, थीसिस एंटीथीसिस और सिंथेसिस, इसके पक्ष जाने, आधार और अधिरचना का सूत्र वाक्य देखा हमने। और फिर मानव इतिहास किस तरह से विकास करता आज तक स्थिति में पहुंचा है, तो उसमें मार्क्स ने 6 अवस्थाएं बताई हैं। उसमें पिछली कक्षा में हम आदिम साम्यवादी अवस्था के बारे में, दास अवस्था, सामंती अवस्था और पूंजीवादी अवस्था के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा। आदिम साम्यवादी अवस्था मार्क्स के अनुसार प्री स्टेट सोसाइटी थी, अर्थात इसमें राज्य का अस्तित्व नहीं था और ना ही समाज जो है परस्पर विरोधी वर्गों में बटा हुआ था। उसके बाद उत्पादन शक्तियों में विकास होता है और कुछ लोग उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण कर लेते हैं और हैव्स हैव नॉट का डिवीजन शुरू हो जाता है, अर्थात समाज के दो परस्पर विरोधी वर्गों की स्थिति शुरू हो जाती है। तो इस दास अवस्था में स्वामी और दास दो विरोधी वर्ग हैं। इसके बाद उत्पादन प्रणाली जो दास प्रणाली में थी वो घरेलू स्तर पर उसका उत्पादन होता था। इसके बाद उत्पादन के साधन कुछ और विकसित होते हैं, कृषि प्रणाली और विकसित होती है। और इस मध्ययुगीन प्रणाली में जो दो विरोधी वर्ग हैं उसमें जमींदार और किसान हैं। चौथी अवस्था पूंजीवादी अवस्था है, जो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप मशीनी युग के बारे में जिसका विश्लेषण होता है। तो वहाँ दो परस्पर विरोधी वर्ग हम देखते हैं, पूंजीपति और सरबराह वर्ग। मार्क्स ने स्वयं जो ये कामगार वर्ग था, सरबराह वर्ग, हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी इसे अपने श्रम का उचित मूल्य नहीं मिल पाता था। तो ऐसे में मार्क्स दुनिया भर के मज़दूरों का आह्वान करता है कि दुनिया के मज़दूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए पैरों की जंजीरें हैं, बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। तो वो कल्पना करते हैं और उसमें उनकी कल्पना में एक तो जो पांचवी अवस्था है सर्वहारा का अधिनायकवाद या समाजवादी अवस्था, और छठी अवस्था है साम्यवादी अवस्था। तो मार्क्स ये कहते हैं कि समाजवादी राज्य की स्थापना तब होती है जब सर्वहारा वर्ग जो है संगठित होकर क्रांति कर देता है, रिवोल्यूशन कर देता है। पूंजीवादी राज्य को धराशायी करके सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित होता है, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट क्लास। और इस व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण जो नियंत्रण है या स्वामित्व है वो संपूर्ण समाज का होता है।
श्रम को सब व्यक्तियों के लिए अनिवार्य बनाकर उत्पादन की शक्तियों को विकसित किया जाता है। इसमें समाजवादी राज्य में उत्पादन के संबंध मजदूरों के परस्पर सहयोग पर आधारित होते हैं, जो पूंजीवादी शोषण से मुक्त हो जाने के बाद प्रतिस्पर्धा की भावना से भी मुक्त हो जाते हैं। राज्य शक्ति अब भी आवश्यक होती है, परंतु उसका प्रयोग प्रतिक्रियावादी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए, उनके दमन के लिए किया जाता है, ताकि जो पूंजीवादी अंतिम अवशेष हैं उनको नष्ट किया जा सके। समाजवाद के आरंभिक दौर में इतना उत्पादन नहीं होता है कि सबकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, और इस फेज में, इस दौर में अधिकारों की उदारवादी व्यवस्था बनी रहती है। कहने का मतलब ये है कि इसमें एक प्रॉपर स्टेटमेंट है, सूत्र वाक्य है कि सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं और अपने अपने कार्य के अनुसार ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज वर्क, यानी अपनी कैपेसिटी के अनुसार, एबिलिटी के अनुसार वो काम करते हैं, और जो कार्य उन्होंने किया है उस वर्क के अकॉर्डिंग उनको प्राप्त हो जाता है। परंतु समाजवाद के उन्नत दौर में उत्पादन की शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं और उसमें सब जो कामगार हैं उनकी आवश्यकताएं पूरी करना संभव है। मार्क्स जो अंतिम अवस्था का वर्णन करते हैं, जिसको वो साम्यवादी अवस्था कहते हैं, राज्यविहीन वर्गविहीन समाज, उस साम्यवादी व्यवस्था का मार्क्स ने कोई विस्तार से विवेचन नहीं किया, लेकिन उसके कुछ खास लक्षण हैं। पहली बात तो यह है कि यह समाज जो है वर्गविहीन और राज्यविहीन होगा। कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत शोषक और शोषित इस प्रकार के दो वर्ग नहीं, बल्कि एक वर्ग श्रमिकों का वर्ग रहेगा, और राज्य एक वर्गीय संस्था है। अतः वर्गविहीन समाज में राज्य स्वतः ही लुप्त हो जाएगा। दूसरा जो लक्षण है, जैसे हमने समाजवादी व्यवस्था में एक प्रॉपर स्टेटमेंट पढ़ा, यहाँ भी इस तरह की व्यवस्था होगी कि प्रत्येक व्यक्ति सब अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेंगे। यहाँ पर उत्पादन की शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं, इसलिए सबकी आवश्यकताएं पूरी करना संभव हो जाता है। तो सब लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और आवश्यकता के अनुसार वो ग्रहण करेंगे। फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, अर्थात सब अपनी एबिलिटी, कैपेसिटी के अनुसार काम करेंगे और जो उनकी आवश्यकता है उसके अनुसार वो प्राप्त करेंगे, तो सबकी आवश्यकताएं इसमें पूरी हो जाएगी। और इस अवस्था में पहले भी हमने स्पष्ट किया इस चीज़ को कि वर्ग भेद है वो समाप्त हो जाएगा, क्लास डिस्टिंक्शन समाप्त, और राज्य भी अनावश्यक हो जाएगा। तो एंजल्स ने इस के अनुसार ऐसी हालात में राज्य लुप्त हो जाता है, और इस स्थिति को साम्यवाद कहा जाता है। ये वर्गविहीन राज्यविहीन समाज है, ये शोषण मुक्त समतामूलक समाज है, जिसमें कोई किसी का शोषण नहीं करेगा और सब लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम करेंगे। उत्पादन इतने व्यापक पैमाने पर होगा कि सबकी आवश्यकताएं इसमें पूरी हो जाएंगी। तो ये मार्क्स की कल्पना का एक मानवीय इतिहास की अवस्थाएं हैं
जिसमें आदिम साम्यवादी अवस्था, दास अवस्था, सामंती अवस्था, पूंजीवादी अवस्था, ये मार्क्स देख चुके थे। और फिर दो अवस्थाओं की वो कल्पना करते हैं कि दुनिया के मजदूर जो हैं पूंजीपतियों के शोषण के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाएंगे और पूंजीपतियों के खिलाफ क्रांति करके पूंजीपतियों को बेदखल करके सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित होगा। ये वैश्य से कमतर स्थिति है। तो वाद प्रतिवाद संवाद के उस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के अनुसार वाद अर्थात पूंजीवादी अवस्था, प्रतिवाद अर्थात सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवादी अवस्था यानी समाजवादी अवस्था, और संवाद की अवस्था यानी सिंथेसिस की जो अवस्था है वो है साम्यवादी अवस्था। तो ये मार्क्स की दृष्टि में मानव इतिहास के विकास की अवस्थाएं हैं। धन्यवाद।